इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesnet.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नहीं, पहले वीडियो देख लें, उसके बाद वेबसाइट पर जाना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? मान के चलिए एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ए और एक है बी। चलो एक या एक ले लें या एक से ज़्यादा ले लें, उनसे मिलकर कोई नया सब्सटेंस बन रहा है सी, तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction। तो वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर कुछ नए सब्सटेंसेस बनाते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ, समझ रहे हैं ना, नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वो दोबारा समझ लीजिए, तो वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर नए प्रोडक्ट बनाते हैं या नए सब्सटेंस बनाते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं इसमें। तो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर में का नाम ही ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, सारी चीजें समझ में आएंगी, एक एक चीज, एक एक रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ये कौन सी चीज कहाँ से आई है, क्या हुआ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा मैं। इसके बाद देख लेते हैं ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कि होता क्या क्या है जब केमिकल रिएक्शन होती है, तो होता क्या क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स अभी पढ़ लो। ठीक है, चेंज इन स्टेट और कलर, स्टेट चेंज हो जाती है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से, इस तरीके से स्टेट चेंज होती रहती है। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीन स्टेट होती हैं। तो लिक्विड से गैस में बदल जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में, या सॉलिड से गैस में, तो और गैस से लिक्विड में, ये हो सकता है। और कलर आप जानते हैं, कलर भी चेंज हो, कलर तो जानते ही होंगे, कलर कितने सारे हैं वो समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। किसी कलर का है, केमिकल रिएक्शन के होने के बाद कुछ और कलर का हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा कभी रिएक्शन होने के बाद, या कम हो सकता है। ठीक है, और रिएक्शन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें और बताएंगे टेम्परेचर के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस निकलती है। ठीक है, ये भी होता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म, यानी कि प्रेसिपिटेट बन जाता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद। तो इसके ऊपर तो वैसे रिएक्शन है एक प्रेसिपिटेट करके, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो वहां पे और बात कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो, जब भी रिएक्शन होगी तो सॉल्यूशन में एक वाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, वाइट पाउडर बन जाएगा। ठीक है, वाइट पाउडर बन जाएगा, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और रिएक्शन में बताऊंगा आगे, तो उसमें और समझा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, सॉरी, एग्जाम्पल है पहले ये, उसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि फूड का, जब जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, यानी पच जाता है वो, तो वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि खाते कुछ और है, निकलता कुछ और है, तो बाकी समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये बचपन से पढ़ा है आप लोगों ने, ये जानते ही हैं कि तो ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन हो गई। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो ये देखा होगा आपने। और इसकी रिएक्शन में इसी चैप्टर में बताऊंगा थोड़ा आगे जाके,
इसी चैप्टर में बताऊंगा रिएक्शन किस तरीके से होती है ये। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, एक केमिकल रिएक्शन होती है। धीरे धीरे करके लोहा गलने लगता है, तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का पतला सा रिबन ले, एक पतला सा, और उसको जलाएं तो वो जलने लगता है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन दही का जमना, दही का जमना, दूध से दही बन जाता है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो आगे है एक्वियस सॉल्यूशन। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट, देखो इसकी जो है जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले ये समझ लो पढ़ने से पहले कि जो है इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बार बार केमिकल इक्वेशन में। हम ए क्यू करके कुछ चीजें लिखेंगे, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन में, तो वहां पर जरूरत पड़ती है एक्वियस सॉल्यूशन कहते किसे, ये मालूम होना चाहिए। तो इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, ये क्या है, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, इसमें जो है सॉल्वेंट वाटर होता है। जब क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, क्लास नाइन्थ में, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस ये कि मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है हमको पानी में घुला हुआ, कोई रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट पानी में घुला हुआ मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्वियस स्टेट में मिल रहा है, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन में मिल रहा है। तो रिएक्शन में मैं और बता दूंगा, बस अभी इतना समझ लो, ठीक है, रिएक्शन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो और आगे देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली, केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। तो अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। तो यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, सॉरी केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मान के चलो सीधे शब्दों में समझते हैं कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स और फॉर्मूले लिखेंगे उसके लिए। भाई किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते हैं और कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं। तो उसी को ही जो इन सिंबल्स और फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये दिया हुआ एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। तो केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का, किस फॉर्म में, सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में। उसके बाद है वेयर इन द रिएक्टेंट एंटिटीज आर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। जो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्टेंट है उन वो कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं, एंड द प्रोडक्ट एंटिटीज ऑन द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों की डेफिनेशन भी देख लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो एक एक काम, चलो इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल बताता हूँ। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको सब रिएक्टेंट्स बोला जाता है, ठीक है ना, वो रिएक्टेंट हो गए। और द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वो वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद केमिकल रिएक्शन से बनते हैं या रिएक्शन होने के बाद बनते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितना समझ में आ गया, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये ले लिया हमने, देखो और ये ले लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन का, ठीक है। जैसे कि वैसे तो ये पूरी रस्टिंग ऑफ आयरन की थोड़ा सा और होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, Fe3O4, ठीक है, प्लस H2,
जब आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तब फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो अब भाई लोहे पर जंग लगना, इसको मान लेते, वैसे सुन लो एक चीज ध्यान से सुन लो, रस्टिंग ऑफ आयरन की ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये उससे मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो लोहे पर जब जंग लगती है, लोहा यानी कि कहने का मतलब ये लोहा पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है ये। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये होती है हाइड्रोजन गैस। देखो शुरुआत में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा ये केमिकल, ये कंपाउंड्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना, कंपाउंड्स वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी। ये चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, मुझे पता है इन चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये, कि रिएक्शंस आप कैसे याद करें। ठीक है, इसके लिए वीडियो पूरा देखो और मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आप लोगों की। ठीक है, सारी चीजें बता दूंगा मैं, कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ऐसा चैप्टर कराऊंगा ना मैं, ऐसा कि सारे फॉर्मूले आप लोगों को तुरंत याद हो जाए, मतलब बना लोगे आप लोग फॉर्मूले। जैसे फेरिक ऑक्साइड है, अब फेरिक ऑक्साइड का बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब ये क्या चीज है सर, ये तो ये क्या चीज आ गई, कहाँ से आ गई, है ना। तो बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है, इस चीज के लिए। बस अभी देखते जाओ, क्या जो जो चीजें मैं बताता चल रहा हूँ बस पढ़ते चलो उन चीजों को। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे अब जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, तो इसमें स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप लिख देते हैं, राइट केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। तो इस तरीके से एक एज्यूम करना है, इसका मतलब ये एज्यूम करना है इनके, इन फॉर्मूले के ऊपर एक बॉक्सेस को एज्यूम करना है, ड्रॉ नहीं करना हकीकत में। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लिया कि हमने बॉक्स, और डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, है ना, इनके अंदर हमें और कुछ चेंज नहीं करना है। ये हो गया डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। ठीक है ना, अब उसके बाद सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन। हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो 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 एलिमेंट्स हैं उनके नंबर काउंट्स करने हैं कि कितने जो है दोनों तरफ एटम कितने हैं, सॉरी एटम कितने हैं। तो जैसे कि ये एक टेबल बना ली इस तरीके से, देखो ये टेबल है, यहाँ पर कितना है, आयरन है Fe, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरीके से तीनों को लिख लिया। अब ये नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड का मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम एट द प्रोडक्ट साइड ये राइट साइड में है। ठीक है, और Fe कितने यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 2 है इस तरफ लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन कितना है 1 है, और राइट साइड में Fe कितना, आयरन कितना 3 है ना, एटम 3 है यहाँ पर, और हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 4 और 4 है। ठीक है, इस तरीके से टेबल करनी है। ठीक है, इतना कुछ करना नहीं है, हर इक्वेशन में इतना कुछ नहीं करना है। अब ये मेथड जो है जिस तरीके से बुक में दे रखा है वैसे हम करा रहे हैं, थोड़ा समझ लो। ठीक है, और वैसे ये मेथड हम बार बार केमिकल इक्वेशन में कराएंगे, एक ही लाइन में ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, अब स्टेप 3 है इक्वलाइज द नंबर ऑफ atom of an element that has a maximum number by putting them in it front of it। यानी कि जो सबसे ज्यादा, देखो इसमें जो है, एक से अब जो ये टेबल थी ना, टेबल में ऑक्सीजन थे सबसे ज्यादा, ये टेबल है ना, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करा हमने, यहाँ पर कितने, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ कितने हैं, अभी तो फिलहाल 1 है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 करने पड़ेंगे। हमने क्या करा, 4 लिख दिया आगे। ठीक है, फॉर्मूले के आगे यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल के आगे हमने 4 लिख दिया। ठीक है,
अब अब ये क्या अब देखो एक स्टेप और क्या है यहाँ पर कि अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, हाइड्रोजन 8 हो गए। यहाँ कितने थे, जो पीछे वाली इक्वेशन अभी देखो, जो जो पीछे वाले पेज पर जो इक्वेशन लिखी हुई है वो ये है H2O Fe2 Fe3O4 और H2, ठीक है ये थी। अब यहाँ पर 4 किया, ठीक है ना, समझ रहे हो ये। अब जब यहाँ पर 4 किया तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 हो गए। अब हाइड्रोजन के को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर भी 4 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, और अब देख लो क्या चीज है, वैसे अगला स्टेप देख लो, कुछ है नहीं, वही चीजें करनी। 4 स्टेप में ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। उसके बाद जो है, मतलब सेम ही है, 3 और 4 एक ही चीज है कि जो है कॉफिशिएंट का इनटू करना है, आगे की तरफ एक नंबर का इनटू कर देना है। अब थर्ड स्टेप में देखो, यहाँ पर एफ ई कितने हैं, एफ ई 3 है, वही वाली इक्वेशन लिखी हुई है, सेम है, ठीक है। एफ ई कितने कितने हैं, 3 है। और यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक था, तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3 का इनटू कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं अगले पेज पर। राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इनमें क्या करना है, जो बैलेंस तो हो गई, उसके बाद फिजिकल और फिजिकल स्टेट लिखनी है कि ये जैसे फिजिकल स्टेट समझ लो, हम अभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि सॉलिड होता है तो हम एस लिख देंगे, लिक्विड स्टेट में है तो एल लिखेंगे, गैसेस स्टेट में तो जी लिखेंगे, और एक्यूस स्टेट में होगा तो ए क्यू लिखेंगे। एक्यूस स्टेट के बारे में हमने डेफिनेशन थोड़ी सी बताई थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया था शुरुआत में कि एक्यूस स्टेट क्या होता है, जब कोई जब कोई प्रोडक्ट एक तरीके से सॉल्यूशन फॉर्म में मिलता है, पानी के साथ मिला हुआ मिलता है, इस तरीके से समझ लो, शुद्ध सरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि पानी के साथ मिला हुआ होगा, यानी कि पानी के साथ उसका सॉल्यूशन है, रिएक्शन के बाद मिल रहा है, तो हम उसे एक्वस स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। कोई चीज बन रही है हमारी, अभी रिएक्शन में और बताएंगे, कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें पानी के साथ है वो, तो उसे हम एक्वस स्टेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे एफी क्या है, सॉलिड, लोहा क्या होता है, सॉलिड होता है। वाटर, ये क्या है, वाटर, तो वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट, तो एल लिख देंगे यहाँ पर। ये भी सॉलिड स्टेट में ही होगा, पाउडर से आयरन ऑक्साइड है। और हाइड्रोजन क्या है, ये गैस स्टेट में है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, जी, ठीक है, जी हो, ठीक है। उसके बाद एक एक स्टेप और है इसमें, ये कौन सा स्टेप है ये, चलो जो भी है स्टेप नंबर जो भी है देख लेना। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटेलाइज्ड ऑन द एरो अबव और बिलो। जैसे कि ये देखो, ये रिएक्शन है Fe प्लस H2O, यही रिएक्शन को बता रहे हैं दोबारा से, है ना, इसी को Fe3 और O4 प्लस H2, ठीक है, ये रिएक्शन थी। अब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर और लिखा जाता है, जैसे किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है और प्रेशर की जरूरत पड़ रही है, टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है, और कैटलिस्ट होते हैं कि एक तरह वो भी सब्सटेंस होते हैं, किसी किसी रिएक्शन में उनके बिना रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है, आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट की यहाँ पर हाइड्रोजन यूज हो रहा है, कोई एक्स वाई जेड कोई भी सब्सटेंस यूज हो सकता है, तो वो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर या एरो के ऊपर या एरो के नीचे। तो प्रेशर, टेम्परेचर और ये तीनों चीजों को हम यहाँ एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिखते हैं, ठीक है। हर किसी में नहीं लिखना होता, हर केमिकल इक्वेशन अलग अलग होती है, हर रिएक्शन अलग होती है, ठीक है। अब रिएक्शन अब नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये जो हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसको एक और बार समझ लो जरा, इसी चीज को एक और बार समझ लो। ये जो रिएक्शन है, मैं इसको बैलेंस कैसे करना है इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये सारी चीजें भूल जाओ आप लोग, एक काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भूल जाओ, मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को। अब ये केमिकल इक्वेशन है, ये Fe प्लस H2O Fe2 सॉरी Fe3O4 प्लस
H2। ठीक है, ये है, ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन एक तरीके से रिएक्शन हो रही है वो आयरन की वाटर के साथ, तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पर, तो हम उसको जी लिखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो रूल क्या है, सबसे सबसे ज्यादा देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अभी तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ कितने, 4 हैं, यहाँ कितने, 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 का इंटू करेंगे। ठीक है, 4 का इंटू कर लिया, उसके बाद अब ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 4 into 2। अब ये ध्यान देखना, ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2, 2 into 4, 8 इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 into 2, 8 हो गया। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 लिख माने जाएंगे, H2 है, H2 का मतलब 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए कांस्टेंट का इंटू, कॉफिशिएंट का, सॉरी कॉफिशिएंट का इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 4 का इंटू कर देंगे, तो 4 into 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आयरन कितने, आयरन के एटम कितने, 3 है। देखो यहाँ पर है ना, आयरन के एटम 3 है, और यहाँ पर कितने, 1 है। तो इसको कैसे करें, जो बैलेंस करेंगे, 3 का इंटू कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे आयरन के एटम भी 3 हैं और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है ना, ये बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये गैस हो गया, ये भी सॉलिड हो गया। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गई। हमें एक ही इक्वेशन लिखनी है, एक ही इक्वेशन लिखनी है, और वो उसी को ही हमें बैलेंस करना है। ये नहीं आप 3-4 इक्वेशन लिख के अलग अलग करेंगे, नहीं, वो समझाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन हो गई हमारी ये इस रिएक्शन की। ठीक है, O4S प्लस 4H2O। अगर नहीं कोई भी डाउट है तो अभी आगे और वीडियो में और बहुत सारी रिएक्शंस कराऊंगा मैं, तो वहां पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत डाउट भी होगा अभी, तो आगे बहुत सारी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ कितने तरीके की, इसमें मैंने बताया है कि हम इस चैप्टर में कितने तरीके की रिएक्शंस पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले होती है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट होते हैं, तीन, इसमें 3 तरीके की रिएक्शंस होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये 2 रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या है वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यही डेफिनेशन है, उसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट। अब इस एक एग्जांपल ले लिया, ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन है, ये कार्बन सॉलिड होता है, तो हमने इसकी स्टेट लिख दी यहाँ पर। ठीक है, और ऑक्सीजन है, गैस है, तो हमने गैस लिख दी है यहाँ पर। ये इनसे कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेट लिखी हुई है इनकी। ऑक्सीजन की जब कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कहने का मतलब जो है ये है कि कार्बन को हम जब जलाते हैं, जलाना जलाना होता है कभी भी केमिस्ट्री में, तो हम क्या करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये। ठीक है ना, और ये जो है एक गैस होती है, तो हमने इसकी स्टेट लिख दी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, और दोनों कंबाइन हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया।
तो कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। दो प्रोडक्ट मिलकर एक नया, सॉरी, दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब वाटर क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। चलो इसको इसको यहाँ देखो, इसको बैलेंस भी करेंगे, है ना। यहाँ यहाँ देख लेते हैं, इसको अभी मत देखो। जैसे कि हाइड्रोजन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वाटर बनता है, इतना याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन दोनों ही गैसेस हैं और ये लिक्विड है, ठीक है। स्टेट अपने आप कर लेना, बाद में अभी और देख लेंगे, ठीक है। तो अब इस ये इक्वेशन हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन रहा है। और ये मैं बता दूं आप लोगों को, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, क्लोरीन हो गई, ये छोटे मोटे इनके तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो भी जाएंगे इनके, ये फॉर्मूले, इनको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और बाकी जो अभी आने वाले हैं थोड़े टफ से लगते हैं, जो मैं उनको तरीका बताऊंगा किस तरीके से लर्न करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई। हाइड्रो अब बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, टू है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर कितने राइट साइड में, यहाँ पर, एक पेन का कलर चेंज कर लूंगा, यहाँ पर कितने हैं, इस तरफ एक है, यहाँ दो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ टू का इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन टू है ना, और यहाँ पर भी टू है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की लेफ्ट साइड, राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर, और यहाँ पर कितने हैं राइट लेफ्ट साइड में, टू है। यहाँ पर टू हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, फोर हो गए। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी फोर करने हैं, तो टू का इंटू कर देंगे, तो टू टू जा फोर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर ये मैंने इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि इसमें फिर बैलेंस नहीं कर पाता मैं, तो बैलेंस करके दिखाया, इसलिए मैंने अलग से लिखी हुई है, ठीक है। ये अलग से करके बताइए। तो ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो वाटर बनता है, ठीक है। ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन, ये दो रिएक्टेंट हैं यहाँ पर, ये दो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, ये थर्ड एग्जाम्पल और देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, जब कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये रिएक्शन जो है ना, ये वाली रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड चैप्टर में भी आएगी, तो ये रिएक्शन तो बहुत अच्छे से हो जाएगी याद। अभी भी याद कर लो और सेकंड चैप्टर में भी याद करनी है, तो जो दोनों जगह काम हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये होता है CaO, ये सॉलिड होता है। वाटर जानते हैं ये लिक्विड होता है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको स्लैग लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसका दो नाम है, ये तो केमिकल नेम है, ठीक है, केमिकल नेम है, और ये इसको स्लैग लाइम भी बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं और स्लैग लाइम, ये दोनों नाम याद होने चाहिए, इसी नाम से भी रिएक्शन आती है। और इसमें खास बात ये है कि इसमें हीट निकल रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, हीट निकल रही है। हीट अलग चीज है, कोई कोई कम प्रोडक्ट नहीं है हीट, ठीक है, लेकिन फिर भी अलग से लिख दिया, प्लस करके लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना लिया, दोनों कंबाइंड हो गए यहाँ पर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो गए, और ये रिएक्शन, अच्छा, ये रिएक्शन ज्यादातर लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आपके मम्मी पापा ने देखी होगी, ठीक है। अब ये समझ लो ये रिएक्शन होती कहाँ पर है। जब पहले हम घरों पे व्हाइट वॉश करते थे, व्हाइट वॉश करते थे, तो व्हाइट वॉश करने के लिए हम चूना लेके आते थे। चूना होता सफेद कलर का, और उसको क्या करा जाता था, पानी में पहले गलाया जाता था, और जैसे हम किसी बर्तन में या मटके में रख देते थे, और पानी में उसको डाल देते थे, तो वहां पर क्या होता था, थोड़ी देर रख देते और कोई उसके पास नहीं जाता था, ठीक है। तो उसमें से काफी सारी हीट निकलती थी, ऐसा लगता था कि वो खौल रहा है, बिना गर्म किए ही वो ऐसा लगता था खौल रहा है वो, बहुत ज्यादा हीट निकलती थी। आप लोगों ने नहीं देखी हो तो आप अपने जो है मम्मी पापा से पूछना, जिनकी अब व्हाइट वॉश होती थी,
ठीक है। अब तो वो चलने लगे हैं, ये पेंट्स वगैरह चलने हैं, डिस्टेम्पर वगैरह चलने लगे, एशियन वगैरह के। तो पहले व्हाइट वॉश उसी तरीके से होती थी, उसी में कलर मिला के और साफ पूरे घर पे कर दिया जाता था। तो आप लोग मम्मी पापा से पूछना या अपने दादा दादी से पूछना इसके बारे में, ठीक है। तो ये रिएक्शन वही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं हम खरीद के, वो इसका टुकड़े से होते हैं, एक तरीके से मिट्टी जैसा होता है व्हाइट कलर का, कुछ टुकड़े भी होते हैं, कुछ पाउडर सा भी होता है। और उसको जब पानी में मिला देते, पानी में डाल देते हैं, तो क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, जो है वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहाँ पर ये भी देखो, ए क्यू फॉर्म है, ए क्यू फॉर्म का, ए क्यू एक्यूस स्टेट समझ लो आप, ए क्यू फॉर्म क्यों लिखा है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होगा ना, सिलेक्ट लाइन, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो ए क्यू फॉर्म में हो गया, एक्यूस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। एक्यूस सॉल्यूशन के बारे में हमने पहले ही बता दिया, ये पानी में मिला हुआ मिलेगा, पानी में घुला हुआ मिलेगा, ठीक है हमको ये। अच्छा, तो अब एक चीज और आती है, एक चीज और आती है कि ये जो फॉर्मूले कैसे करें, कैल्शियम ऑक्साइड और CaOH का होल ट्वाइस, ये तो अभी आ गए, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे आएंगे, परेशान मत होना, लेकिन तो घबराना मत इनसे। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे यही चीजें बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाए। अभी देखो 5 मिनट में, 5-10 मिनट में आप लोग तुरंत ये चीजें भी सीख जाओगे कि फॉर्मूले किस तरीके से याद किए जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखते हैं अब आगे, जैसे हमने पिछली रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ये दो कंपाउंड्स पढ़े थे, इनको अब किस तरीके से ये बनते, किस तरीके से आते कहाँ से हैं, किस तरीके से ये, जैसे ये यहाँ पर 2 लगा रखा है मैंने, ये 2 है, ये क्यों आया, जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल अभी बताता हूँ। तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले, इससे स्टार्ट करने से पहले, ये एक आप लोगों को टेबल है, टेबल याद करनी पड़ेगी। ये टेबल है क्लास 9 के चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल, पेज नंबर है 37, पेज नंबर 37। तो वहां से आप लोगों को ये देख लें, अगर बुक है, बुक नहीं है तो आप क्या करें, आप जो है ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं, चैप्टर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके नोट्स मेरी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लें। और जो लास्ट पेज है उस पर ये टेबल मैंने दे रखी है, ठीक है। और वेबसाइट है www.futureclassesand.com, ठीक है। तो वहाँ से जाके डाउनलोड करना है और ये आप लोगों को ये टेबल मिल जाएगी, अगर 9th क्लास की बुक नहीं है तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। कैल्शियम ऑक्साइड को देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम है, वैसे ये 9th क्लास में आप लोग कर चुके हैं, तो एक तरीके से रिवीजन है 9th क्लास का। तो कैल्शियम को लिख लिया मैंने इस तरीके से, और ऑक्सीजन को लिख लिया, ठीक है, कैल्शियम। अब इस टेबल पे आ जाते हैं, कैल्शियम कहाँ है, देखो देखो कैल्शियम यहाँ है। इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। कैल्शियम देखो यहाँ है, ठीक है ना, कैल्शियम यहाँ है, इसकी वैलेंसी कितनी, +2। और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तभी तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ओ को क्या कहते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी कितनी है, -2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बैलेंसी लिख लेंगे +2, और यहाँ पर लिख लेंगे -2, ठीक है। अब इन दोनों का इंटू कर देंगे, तो जिस हिसाब से यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो Ca2 और O2 इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन जब भी ये नंबर जो सेम होते हैं ना, जैसे 3 3 या 4 4 या 2 2 है, तो हम उनको लिखते नहीं है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और बता देता हूँ मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। तो कैल्शियम को लिख लिया और OH को लिख लिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, देखो टेबल पे चलते हैं। तो कैल्शियम कहाँ है, कैल्शियम की वैलेंसी तो +2 होती है, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी, -1। बस टेबल से सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे +2, सॉरी +2,
और यहाँ -1, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे और इसका इंटू यहाँ कर देंगे, तो CA, ठीक है ना, CA और OH पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जब दोनों O और H दोनों पर 2 आ रहा है तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा के होल ट्वाइस कर दिया है, ब्रैकेट लगा के 2 लगाया है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे CaOH2, तो क्या है, सिर्फ 2 जो है H पर है, O पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, इस तरीके से। तो जो है ब्रैकेट लगाएंगे ये हाइड्रोक्साइड वाले केस में, इस केस में समझ लो। अब जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट भी जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम तो चलो, तो कैल्शियम के हो गए, एक अलग ले लेते हैं, Na2SO4, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये सोडियम है, ये क्या है, सल्फेट है। SO4 देखो यहाँ पर है, SO4 सल्फेट होता है, ठीक है, SO4, तो याद रखना। तो इसकी बैलेंसी कितनी, -2 है इसकी बैलेंसी। और सोडियम, सोडियम कहाँ है हमारा, इस ये रहा, सोडियम की बैलेंसी कितनी, +1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोडियम लिखेंगे इस तरीके से और सल्फेट लिखेंगे, ठीक है। इसकी बैलेंसी कितनी, +1 है, इसकी बैलेंसी कितनी, -2। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस तरीके से, 2 का इंटू यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे, तो Na2SO4, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मूला बन रहा है। समझ में आया। तो पहले वाले की बैलेंसी प्लस में होती है और जो उसके आगे जो कंपाउंड होता, जो जो एटम जुड़ा होता है, वो उसकी बैलेंसी नेगेटिव होती है, ठीक है। बाकी 9th क्लास में और डीपली बताया था, 9th क्लास की बात करें तो। अब उसके एक और देख लो, चलो। अब कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट वाला देखो, कॉपर सल्फेट को देख लो, टेबल में देखो, कॉपर की बैलेंसी कितनी होती है, कॉपर की बैलेंसी है 2, और सल्फेट की बैलेंसी कितनी, 2 है। इसकी भी बैलेंसी 2 है, इसकी भी बैलेंसी 2 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 आएगा, तो 2 को लिखते नहीं है, हमने कहा था, तो इसे CuSO4 कर दिया है, ठीक है, ध्यान देना। और देख लो FeSO4, FeSO4, इसकी बैलेंसी, Fe की बैलेंसी दे रखी है टेबल में, 2 होती है, ठीक है, 2 होती है, और इसकी भी बैलेंसी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों में 2 आएगा, तो हम 2 को लिखते, जब बराबर बैलेंसी होती है दोनों की तो हम लिखते नहीं उनको, ठीक है, उनको 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कुल मिला के ये लिखेंगे नहीं उनको, जब अलग अलग होती है तब हम इनकी इनटू कर देते हैं, सब ये नीचे जैसे ऐसे करा है ना, Fe2O3, इस तरीके से तब लिखते हैं। तो ये तो हो गया होगा, मैं समझता हूँ कि काफी हद तक अब तो याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपाउंड्स किस तरीके से हो, किस तरीके से कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद किए जाते हैं और किस तरीके से बनते हैं, ये कंबाइंड होते हैं आपस में एटम। तो एक, जब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है, तो ये मॉलिक्यूल है एक तरीके से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो a reaction in which a single reactant break down to form two or more product is known as decomposition reaction। वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होने के बाद टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ए यहाँ है एक रिएक्टेंट है और वो बी और सी 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और ये 3 टाइप्स की होती है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं कि ये 3 टाइप्स क्या हैं इनके, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो अब थर्मल डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व होती है फॉर्म, हीट की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है इसमें, बिना एनर्जी के ये रिएक्शन नहीं होगी। और डिकम्पोजिशन किस यानी कि किसके लिए, रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, वैसे ए कोई रिएक्टेंट है और उससे ए बी और सी 2 क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है FeSO4, ये फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट होता है। और जब इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं इसको, तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं इसके फेरिक फेरस सल्फेट से। तीन ये होता है फेरिक ऑक्साइड, है ना। फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो सल्फर लिख देता हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। तो फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई, दो गैसेस निकलती हैं इसमें, ठीक है। और ये तो हो गई। अब ये इसमें क्या हो रहा है, ये एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक रिएक्टेंट है। और ये रिएक्टेंट जो है तीन प्रोडक्ट बना रहा है, एक ये और एक ये, तीन प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये गैस होती है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड पहले भी, पिछली रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एक सेकेंड। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो जब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, और वो एक रिएक्टेंट जो है से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ये हो गया और एक ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल हो गया, ठीक है। वैसे और इसके बारे में दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। क्विक लाइम कहते हैं, इट हैज मैनी यूजेस, वन इन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और इसको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा सकता है। क्यों क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम होता है, ठीक है ना, ये बताया था, पीछे बता चुके हैं ये। तो आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल थर्ड, तो जब लेड, एक एक काम करिए, ये जो है ये वाली रिएक्शन है ना, इसको बैलेंस और कर लो, इनको बैलेंस करना रह गया है। जैसे कि ये तो बैलेंस है, देखो इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो है कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर, एक है, यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ तीन है, यहाँ एक और दो, तीन हो गए। कार्बन कितना, एक है। तो ये तो बैलेंस है। इसको और देख लो, इसको ये किस तरीके से बैलेंस होगी। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। और यहाँ पर है सल्फर कितना, एक है, यहाँ पे सल्फर Fe कितने हैं, यहाँ पर टू है, यहाँ पर भी। तो एक काम करते हैं, Fe को टू कर देते हैं यहाँ पर, तो Fe2 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर टू और फोर एट, यहाँ पर कितने, थ्री टू, इस तरफ कितने, थ्री और टू फाइव और थ्री एट। तो यहाँ पर भी एट है ऑक्सीजन, और इस तरफ भी एट है, तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, ये लेड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे देना इस रिएक्शन को, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और उसमें उसके साथ क्या निकलता है,
ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, ठीक है। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड होता है, ये नाम लिख देता हूँ मैं, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो जानते ही हैं आप लोग। तो इसको जब हीट करेंगे तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं, वन टू थ्री, तीन तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं देखो बैलेंस, यहाँ पर कितने हैं, पीवी टू है, सॉरी टू नहीं है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, लेकिन नाइट्रोजन कितने यहाँ टू है, ऑक्सीजन कितने यहाँ फाइव है, और लेफ्ट साइड में सिक्स है। तो बैलेंस, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम टू का इंटू कर देते हैं यहाँ पर, है ना। टू, यहाँ पर टू का इंटू कर दिया, तो यहाँ पर अब कितने हो गए, अब नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, फोर हो गए, फोर हो गए नाइट्रोजन। और चलो एक, फोर नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। तो टू का जब इंटू करा तो यहाँ पर भी टू कर देंगे और यहाँ पर फोर कर देंगे, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बाकी और एक एक दो बार अपने आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेना तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आगे और देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, this reaction involve the use of electric energy required for the decomposition of the reactant molecule। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। अब रिएक्टेंट को, मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए, तो अब ये सर इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे वाटर है, वाटर को करंट देते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है रिएक्शन को कराने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रिएक्शन नहीं होती है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जरूरी है इसमें इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एग्जाम्पल समझने के लिए और थोड़ा डिटेल में जाने के लिए हम इसको क्या है, एक एग्जाम्पल से, सॉरी, एक डायग्राम से समझते हैं। अब डायग्राम क्या है, ये प्लास्टिक मग है, उसमें जो है वाटर भरा हुआ है और दो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब जो है नीचे स्टॉपर, रबर स्टॉपर लगे हुए हैं, और ये ग्रेफाइट रॉड है दो, एक ये है एक ये है, और इसमें वाटर है, और ये दोनों ही ग्रेफाइट रॉड बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब जो पॉजिटिव, एक सेकेंड, अब जानते हो आप लोग कि जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड कहते हैं, नहीं जानते तो सीख लें अभी। और जो नेगेटिव से जोड़ा जाता है उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ना। और ये स्विच है, जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो होगा क्या है, यहाँ पर बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे इन रॉड से, ठीक है। क्यों हो रहा है, इसके लिए ये एक रिएक्शन देख लो। H2O को जब करंट सप्लाई करते हैं तो H प्लस आयन और O नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, -2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी थी +1, ठीक है। तो ये अपने आयंस में टूट जाएंगे, तो ओ नेगेटिव आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है ना, ये सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन जो है कैथोड के पास आ जाएगा और कैथोड पर इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो जो अब होगा क्या आगे, यहाँ पर होना क्या है देखो, H प्लस आयन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, और ऑक्सीजन आयन मिलकर क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेंगे, ऑक्सीजन गैस बना लेंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब दो आयन मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑक्सीजन का, ऐसे ही दो हाइड्रोजन के आयन मिलेंगे तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो जब जब इस तरीके से यहाँ पर जो है गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से पूरी डिटेल में है, आयंस के बीच में रिएक्शंस होती है इस तरीके से, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल ये दे रखा है मैंने वैसे यहाँ पर, ये देख लो।
ये भी रिएक्शन दे रखी है, तो दोनों ही रिएक्शन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, अगली रिएक्शन देखते हैं। तो अब है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। Photolytic decomposition. This reaction involve the use of light energy for the purpose of decomposition. ये रिएक्शन इस रिएक्शन में लाइट एनर्जी यूज होती है, किसके लिए? डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। लाइट एनर्जी यूज होती है तो उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट दी जाती है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट दी जाती है तो सिल्वर अलग निकल जाएगा और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। क्लोरीन गैस का फॉर्मूला ये होता है Cl2, ठीक है। तो क्लोरीन गैस अलग निकल गई, सिल्वर अलग निकल गया, तो ये जो है इसको बैलेंस करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। और सिल्वर कितने हो गए? यहाँ पर 2 हो गए तो यहाँ पर भी हमको 2 करना पड़ेगा। तो और इसका नाम लिख देते हैं सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड और ये सिल्वर हो गया और ये क्लोरीन हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन गैस हो गई। अब उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट मिलती है, जब इसको धूप में रख देते हैं तो क्या होता है? ये सिल्वर अलग निकल जाएगा इसमें से और ब्रोमीन गैस निकलेगी। ये ब्रोमीन गैस होती है Br2, ठीक है, ब्रोमीन गैस। तो ये अलग रिलीज होगी और सिल्वर अलग रिलीज हो जाएगा। तो और उसको बैलेंस कर Br कितने, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का इंटू कर देते हैं तो सिल्वर भी यहाँ 2 हो गए। अब सिल्वर को भी बैलेंस करना पड़ेगा तो 2 हो जाए कर देंगे। तो ये इसका नाम हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये सिल्वर हो गया और ये ब्रोमीन गैस हो गई, ब्रोमीन गैस है ये, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर दे रखा है आगे, द एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शंस हैं इनको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो बस एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद कर लो और बहुत इजी एग्जाम्पल है, ये दोनों याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution। तो वो रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा, देखो एग्जाम्पल में कराता हूँ उसको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आयरन है, आयरन सॉलिड होता है, इसको कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होगा? ये कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट, इसको जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होता है? FeSO4 बनता है प्लस CO। कैसे? देखो एक और देख, मैं पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ उसके बाद देखो। अब ये Fe है ना, Fe यहाँ आया, ठीक है। अब Fe ने क्या करा? कॉपर को हटा दिया यहाँ से, कॉपर हट गया यहाँ से और Fe ने कॉपर की जगह ले ली, तो क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है ना, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है, कॉपर अलग हो गया ये, तो डिस्प्लेस कर रहा है जी। अब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब ये पता कैसे चलता है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है? ये रिएक्टिविटी सीरीज है, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में। और सर इस रिएक्शन को भी हम दोबारा सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको करेंगे। और वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन सा कम रिएक्टिव होता है। और वैसे भी आप देख सकते हो, आप लोगों ने लोहे को देखा है और कॉपर को देखा है,
ठीक है ना। अब लोहे को रख दो और कॉपर को रख दो, आप लोगों को कैसे पता चले? देखो लोहे पे जल्दी जंग लग जाती, जल्दी बेकार हो जाएगा, कुछ दिन बाद वो बेकार हो, कॉपर जल्दी बेकार नहीं होगा। तो रिएक्टिव कौन सा ज्यादा? लोहा ज्यादा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना। कॉपर को कुछ होता ही नहीं है जल्दी, तो वो कम रिएक्टिव है इसका मतलब। ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हम सेकेंड चैप्टर में। अभी रिएक्शन कर लो ये। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है? कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आ गई होगी ये रिएक्शन तो बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है। अब इसमें इसको देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है इसके बारे में, द आयरन नेल become brownish in color by deposition of copper, and the blue color of CuSO4 change dirty green color due to the formation of FeSO4। ये रिएक्शन बुक में भी है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है, मैं बता दूं आप लोगों को। ये रिएक्शन कैसे कर सकते हैं? देखिए लैब में कर सकते हैं इस रिएक्शन को। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। ठीक है, ब्लू कलर का, जैसे मेरा पेन का कलर है ना, ये वाला ब्लू कलर इस तरीके का होता है। और उसमें क्या कर रहे हैं अब? आयरन नेल डाल रहे हैं, यानी कि एक लोहे की कील लेके उसको उसमें डाल दें। अब याद रखना, आयरन की कील ऐसे नहीं लेनी है आप लोगों को। कील लोगे पुरानी तो उस पर जंग लगे, वैसे ही वो ब्राउन कलर की होगी। बिल्कुल नई कील लेके आनी है, बिल्कुल चमकती हुई। नहीं है तो उसको रेक माल से थोड़ा सा चारों तरफ से घिस लो स्केल को, ठीक है ना। और बिल्कुल शाइनी स्किन, शाइनी बना दो उसको, मतलब ऐसी स्टील की लगनी चाहिए, है ना, समझ रहे हो? नहीं कैसी, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं वैसी होनी चाहिए। तो उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दो, आधी डुबो दो या पूरी डुबो दो। तो आप लोग देखेंगे कुछ देर बाद उस पर जो है कॉपर की एक पतली लेयर जमा हो जाती है। इस वजह से जो जो हमने नई कील डाली थी उस पे कॉपर की एक पतली सी लेयर जमा हो जाएगी, जिससे वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। और कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा, कॉपर सल्फेट का, वो डर्टी ग्रीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉपर सल्फेट का कलर? क्योंकि वो बन गया FeSO4। FeSO4 बन रहा है ना, कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट में बन गया, तो ये डर्टी ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होती है बहुत ही आसान, इजी रिएक्शन, सबसे इजी रिएक्शन मुझे यही लगती है। ठीक है। तो बहुत, क्योंकि समझने में बहुत आसान होती है और एक तरीके से दिमाग में जल्दी सेट हो जाती है। और ये रिएक्शन खास बात ये है, ये इसको हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल अच्छे से आ गया आपको। अब आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो जिंक की रिएक्शन क्या करें? कॉपर सल्फेट के साथ करा दें। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ जिंक, जिंक भी एक मेटल होता है। ठीक है, जिंक की रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट के साथ कराई, तो क्या होगा? जिंक करेगा इसको, कॉपर को भाई लात मार के भगा देगा। ठीक है। और उसकी जगह आ जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है ना, डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4। और कॉपर अलग निकल गया। ठीक है ना, कॉपर जैसे यहाँ पर कॉपर अलग निकला था ना, कील के ऊपर कॉपर की एक पतली लेयर बन गई थी, तो वैसे ही यहाँ पर भी कॉपर अलग निकल जाएगा। ठीक है। तो ये होता है, इसका नाम कॉपर सल्फेट ऊपर लिख ही दिया है, और इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो a reaction in which new compounds are formed by the exchange of ion between two compounds। तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे Na2SO4 की रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो BaSO4 होता है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। प्लस NaCl, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, अभी रिएक्शन को देखो। Na क्या होगा, इसकी जगह चला जाएगा और Ba इसकी जगह आ जाएगा। जो Na और Ba दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे एक दूसरे की जगह पर।
तो क्या होगा, Na यहाँ आ जाएगा और Na इस तरफ आ जाएगा और Ba इस तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा, BaSO4 बनेगा और NaCl बनेगा। ठीक है, अब इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, और ये बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट हो गया जी। ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बाकी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो नोट्सों में से देख लेना, आप लोग लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी बार यहाँ। तो बस इन दोनों आयंस के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों आयन एक दूसरे की जगह ले बदल रहे हैं आपस में, तो ये बनता है BaSO4 और NaCl, ठीक है ना। तो बाकी और चीजें देख लो, देखो ये कंपाउंड्स के फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं, 9th क्लास में भी है और ये इस वीडियो में भी हमने पहले ही बता दिया था। तो अब बैलेंस ही अब इसको, इसका काम क्या रह गया, बैलेंस करना, ठीक है ना। बैलेंस करना, बैलेंस किस तरीके से होगा, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। Na यहाँ पर कितने, 2 है, यहाँ पर 1 है इस तरफ, ठीक है ना, देख रहे हो। तो क्या करें हम, Na को देख लेते हैं, चलो Na ही कर देते हैं बैलेंस। यहाँ 2 कर दिया, तो यहाँ पर कितने Na2 हो गए, है ना। और यहाँ पर एक चीज, SO4 1 है, यहाँ पर SO4 1 है। Ba कितना, 1 है, यहाँ पर भी Ba। Cl कितने हैं, 2 है ना। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर 2 हो गए, तो 2 का इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक है ना। तो ये जो है इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो कभी किसी, अगर मैं इस वीडियो बनाते समय कोई अगर इक्वेशन बैलेंस करना रह भी जाती है तो वो आप अपने आप बाद में कर लेना जा, ठीक है ना। कुछ इक्वेशन कभी कभार हो सकता है जल्दी जल्दी में रह जाए, तो वो अपने आप करके देख लेना बैलेंस, ठीक है। अब अब नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट जो चीज निकल के आती है कि ये जो BaSO4 बन रहा है ना, BaSO4, ये एक तरीके से पाउडर फॉर्म में बनता है, पाउडर बन जाता है सॉल्यूशन में और वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो आगे यही चीज है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 होता है जो। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। शुरुआत में भी हमने बताया था, प्रेसिपिटेट की बात हुई थी कि केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट बनता है ना। वो हमने कहा था कि हम बहुत आगे जाके इसके ऊपर रिएक्शन है और हम काफी सारी बात करेंगे, तो वो यही रिएक्शन है। ये इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखना। ये प्रेसिपिटेशन, सॉरी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी आ सकती है, इस नाम से भी आ जाएगी ये, ठीक है। तो अब ये प्रेसिपिटेट के बारे में यहाँ पर बता दिया थोड़ा सा आगे कि इट इज अ insoluble solid that emerge from a liquid solution। ये क्या है, insoluble solid होता है और लिक्विड सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो insoluble सॉल्यूशन इस तरीके से मान लो, जैसे रेत होती है ना, रेत को अगर पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाती है। वैसे ही रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट बनता है, सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनेगा और वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट पेज पर ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। तो इसमें डेफिनेशन है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। दो तरीके की डेफिनेशन है, या तो ऑक्सीजन सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, है ना। तो दो तरीके से डेफिनेशन है।
या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, दोनों ही केसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कार्बन को जो जलाते हैं तो हीट इस तरीके से लिख देते हैं, जलाने हीट कर देते हैं, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक और एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनता है ना, CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब बैलेंस और कर लो, चलो इसको बैलेंस, ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 कर देते हैं। जब अब यहाँ पर कॉपर भी 2 हो गए तो यहाँ पर 2 का इंटू कर देंगे। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सब्सटेंस से ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन देख लेते हैं। रिडक्शन क्या है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। किसी भी सब्सटेंस में किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, तो रिडक्शन, और इसका जो है सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है ना, और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ये आसान तरीका है, इससे याद रखना। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा और इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक, तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या, हीट कर देते हैं इसको, तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। ये हाइड्रोजन, यानी कि इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके साथ चला गया हाइड्रोजन के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, द द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। इस तरीके से याद रखो, बस एक एक लाइन याद कर लो ऑक्सीजन वाली दोनों केसेस में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को करने के लिए पहले ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो कॉपर अलग निकल जाता है और वाटर अलग निकल जाएगा। ये रिएक्शन अभी पीछे ही कराई रिडक्शन में। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है ना, देख रहे हो, तो ये इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं इसके, इसलिए क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। In this reaction, CuO is reduced to copper and S2 is oxide to H2O. So oxidation and reduction taking place together is a redox reaction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो रहे हैं, इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन जब कार्बन के साथ कराते हैं तो क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पर देखो, ये जो है यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, क्या हुआ, रिडक्शन, और ये 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 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कार्बन ऑक्सीजन जोड़ रहा है इसके साथ, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन।
ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि MnO2 प्लस 4HCl, ये क्या हो जाएगा, MnCl2 प्लस HCl हो, H2O सॉरी, प्लस क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है ना। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं, एक्स्ट्रा रिएक्शन है ये, ठीक है ना, तो क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, लिख देता हूं मैं, चलो, मैग्नीस, ये वाटर हो गया, ये क्लोरीन हो गई, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में हम, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीस, मैग्नीस सॉरी मैग्नीस है, मैग्नीशियम में बोल गया इसको, मैग्नीस होता है, डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अच्छा, इसको बैलेंस और कर लो, चलो यहाँ 4 का इंटू कर देंगे और यहाँ 2 का इंटू कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ के ऊपर, वो चीज देखेंगे यहाँ पर। ऑक्सीडेशन लास्ट पेज पे आप देख चुके हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है। अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं, जो कहाँ कहाँ हम अपनी डेली लाइफ में यूज होते हैं, हमारे देखते हैं हम ऑक्सीडेशन को, वो चीज। सबसे पहला है कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, तो कोरोजन है, डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, when a metal is exposed to substance such as moisture, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corrodated। जब मेटल जो है एक्सपोज होता है या इसके कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आएगा कुछ समय के लिए, तो उस पर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिससे वो कमजोर हो जाता है, तो इसलिए उसको हम जो है कोरोडेटेड मेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन, डेफिनेशन हो गई। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल ही मान लो, इसको एग्जाम्पल ही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये सारे एग्जाम्पल है कोरोजन के। अब इसको सिंपल कोरोजन मतलब हुआ क्या, इन सभी को देखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन देखिए, लोहे पर जंग लगती है, किस तरीके से लगती है, ठीक है ना। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ये देख, ये चलो ये वाला समझा देते हैं, सिल्वर वाला, कि जब किसी भी सिल्वर की ज्वेलरी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आपकी मम्मी ने देखा होगा, कि जब सिल्वर की ज्वेलरी को हम कुछ दिन के लिए रख देते हैं, पहनते नहीं है उसको, तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब पहनना स्टार्ट कर देते हैं तो वो जो है सही हो जाती है, क्योंकि वो साफ होती रहती है, हाथ साबुन वाबुन धोते रहते हैं और नहाते हैं तो वो साफ होती रहती है। तो रखने के बाद क्या होता है, जब ब्लैक जो सिल्वर को हमने रख दिया कहीं पर, तो वो क्या है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, तो उस पर एक एक ऊपर की तरफ एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाएगी, जिसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। और एक पतली सी लेयर बनेगी, इससे ये ज्यादा नुकसान नहीं होता कि आपकी चांदी जो है खराब हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, पतली सी लेयर बनने के बाद वो कोरोजन आगे नहीं हो पाता, जब एक लेयर बन जाएगी उसके बाद कोरोजन नहीं होता है। ऐसी ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर में क्या होता है कि कॉपर अगर है, कोई कॉपर की चीज है, तो वो उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग, एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी। वो किस लिए क्यों होती, क्योंकि जो ये कॉपर है वो कोरोडेटेड हो गया, कोरोजन हो गया उस पर, ठीक है ना, कोरोजन हो जाता है उस पर, तो एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी। ये रिएक्शन है अभी इसकी और आयरन ऑफ रस्टिंग की रिएक्शन अभी करा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो
ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। तो कोरोजन समझ में आया होगा। कोरोजन क्या होता है, जब जब मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है, किसकी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड की, है ना। जब मॉइस्चर और किसी के कांटेक्ट, मॉइस्चर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जैसे आयरन रस्टिंग हो गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो गई, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हो गए। अब रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके इनकी रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे कराता हूं मैं। और ये देख लो कि ये थर्ड पॉइंट है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग। कोरोजन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग। तो पेंटिंग तो आप सबने देखी है, पेंटिंग क्या, पेंट कर देते हैं लोहे पर। अगर पेंट कर देंगे तो वो क्या होगा, उस पे जंग नहीं लगती है, ठीक है। लोहे पर पेंट कर देंगे तो जंग नहीं लगेगी और वो जो है गलने से बच जाएगा। एक तो मेथड ये है। उसके बाद ये है गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये दो मेथड और होते हैं, है ना, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा गैल्वेनाइजेशन, चलो थोड़ा सा दोनों के बारे में बता देते हैं, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ लो या गैल्वेनाइजेशन, बात थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन सेम ही चीज है कि इलेक्ट आप लोगों ने फ्राई पैन देखा है, फ्राई पैन होता है जिसपे चाय बनाते हैं, शायद फ्राई पैन ही बोलते हैं उसको, है ना। जिसपे चाय बनाते हैं तो उसके नीचे की तरफ वो उस पे एक कॉपर, ऐसा लगता है वो नीचे की तरफ कॉपर का है, वो कॉपर का है। कॉपर की लेयर, कॉपर की कलर की लेयर चढ़ी होती है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि मैं बचपन में सोचता था कि ये दो अलग, आधा स्टील का है और नीचे वाला हिस्सा कॉपर का बनाया है, लेकिन नहीं। वो करते क्या है, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं और पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं कॉपर की, ठीक है, या किसी और मेटल की, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसी मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पतली सी लेयर पर चढ़ा देते हैं, पतली सी लेयर चढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, जैसे कॉपर पर, वो सॉरी लोहे पर या किसी और मेटल पर कॉपर की पतली सी लेयर चढ़ा देंगे तो वहां पर क्या होगा, कोरोजन रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा बता दिया क्या होता है, और एग्जांपल भी वो फ्राई पैन देख लेना आप लोग, और ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, यानी कि आयरन के कोरोजन को ही हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन फ्रॉम हाइड्रेटेड, आयरन फ्रॉम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड व्हेन कीप्ड ओपन इन मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि Fe है, Fe प्लस 3O2, इसको बैलेंस बाद में करेंगे, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है ना, कहाँ से आयरन, जंग किस तरीके से लगती है वो रिएक्शन है। ये तो लेते हैं, ये ऑक्सीजन और वाटर कहाँ से मिलते हैं, एयर से, हवा से ऑक्सीजन और वाटर ले लेता है ये, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है, जो जंग होती है, जंग जो बनती है ना ब्राउन कलर की, वो होती क्या है, Fe Fe2O3 और XH2O। अब X लगा देते हैं, देखो यहाँ पर भी X लगाएंगे और यहाँ पर भी X लगाएंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल के नंबर हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम जरूरी नहीं एक लें, दो तीन चार पांच, कितने भी नंबर हो सकते हैं X की जगह पर, ठीक है। तो अब देखो ये रिएक्शन, ये दोनों ऑक्सीजन और वाटर एयर से आए और जो है जंग लग गई लोहे पर, ठीक है। तो वो जंग का ये क्या होता है, ये इसी को ही कहते हैं हम रस्ट, इस इतने को रस्ट कहते हैं। और इसका नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो गया ये, ठीक है। तो जंग, अब इसको बैलेंस और कर लो, Fe कितने, यहाँ पर देखो 2 है इस तरफ और यहाँ पर 2 कर देते हैं, और
और ऑक्सीजन कितने हैं, H2O को तो नहीं देखना, H2O तो अलग ही है बिल्कुल, XS2O और XX2 अलग है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, यहाँ पर कितने, 3 हैं। ठीक है, तो बैलेंस इस तरीके से नहीं होगी, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज्यादा है ना, तो पहले ज्यादा वाले को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करें अगर 2 कर देते हैं, एक काम करते हैं 2 कर देते हैं यहाँ तो, और 2 3 जा 6, और यहाँ पर हमने कर दिया 4, सॉरी 4 नहीं आएगा, 3, 3 हो गया। तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन सेम हो गया। अब आयरन Fe कितने हैं यहाँ पर, 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की ये हो गई रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया था, आयरन कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन का जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग कहते हैं, लोहे पर जंग लगना ही क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। आयरन फ्रॉम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड when when kept open in moist air के नमी वाली एयर में अगर रख देते हैं तो आयरन क्या हो जाता है, आयरन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब ये देख लेते हैं नेक्स्ट वाली, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। तो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, वो किस तरीके से होती है, तो देखो यहाँ पर लिखा हो न्यू कॉपर ब्राउन इन कलर। न्यू कॉपर होता है जो बिल्कुल ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का वायर होती है, अच्छी तार लोगे तो उसमें वायर में मेटल निकलता ब्राउन कलर का, ठीक है ना, बिल्कुल नया। तो ब्राउन का न्यू कॉपर वेसल फॉर्म अ ग्रीन लेयर ऑफ बेसिक कॉपर ऑक्साइड, बेसिक copper carbonate after some time due to the reaction of air and moisture। तो क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, इसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट कुछ समय बाद। तो ये रिएक्शन किसके साथ हो जाती है, एयर एंड मॉइस्चर के साथ। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, चलो। तो रिएक्शन है, कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, ठीक है, क्या होगा, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, अभी तो इसमें काफी सारी चीजें आएंगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वन और होता है, और H2O। ये रिएक्शन थोड़ी सी याद कर लेना, इसमें देखो, इसमें ये सारी तीनों चीजें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इसके साथ मिल जाती हैं। तो कॉपर कार्बोनेट CuOH का होल थ्राइस, ठीक है, तो ये पूरा बनता है कंपाउंड। ये तो सारी चीजें आती हैं एयर से, ये सारी चीजें आती हैं एयर से, ठीक है, ये एयर से ले लेता। तीनों चीजें क्या है, एयर में होती है। वाटर मॉइस्चर, जब जब मॉइस्ड एयर होती है ना, मॉइस्ड एयर तो हवा में नमी होती है ना, तब उसको, तो उस समय वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हवा में, तो हवा से ये कॉपर के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। तो क्या बनता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कोटिंग होती है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं, ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग। और ये होता क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो ये रिएक्शन याद रखना। तो क्या है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो, ये सॉरी एक चीज है यहाँ पर, 2 होगा, 2 होगा। और ये बेसिक क्यों बन रहा है, देखो बेसिक क्यों बन रहा है, क्योंकि OH का होल ट्वाइस दे रखा है ना यहाँ पर। तो बेस, हाँ अभी ये नेक्स्ट चैप्टर में आप समझोगे, ये क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। एसिड एंड एक चैप्टर है आपका एसिड और बेस, नेक्स्ट ही है, चैप्टर 2 है वो, एसिड और बेस। उसमें और समझ में आ जाएगा बेसिक क्यों कह रहे हैं, ठीक है इसको। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट एक दिन दो दोनों है, तो इसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो आ सकती है ये एग्जाम में दोनों रिएक्शन।
मालूम भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि ये होती किस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब जो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक था कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ठीक है, मेटल जब मेटल के ऊपर एक लेयर बन जाती है तो उसको कोरोजन कहते हैं। और रेंसिडिटी क्या है, देखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इज इट लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ ए फूड। अब देखो, थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन जो शॉर्ट में दे दी है मैंने, समझ लो पहले मेरी, कि खाना होता है, खाना है हमारा, खाने के अंदर फैट और ऑयल होते हैं, ठीक है ना, फैट और ऑयल होते हैं। तो वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उससे क्या होता है, खाना हमारा खराब हो जाता है और उसमें बैड स्मेल और बैड टेस्ट भी हो जाता है उसका, है ना। तो इसी को ही रेंसिडिटी कहते हैं। तो क्या है, जब खाना हमारा ऑक्सीजन के साथ, खाने में मौजूद हमारे फैट और ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। और जिससे होता क्या है, खाना हमारा खराब हो जाता है और उससे बैड स्मेल और बैड टेस्ट हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। समझ में आया? इट लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो रेंसिडिटी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को रोका कैसे जाए, इसके भी इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना। जैसे वहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पेंट कर देते हैं तो कोरोजन को रोक देते हैं, वैसे यहाँ पर अब पहला है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो पहला मेथड है, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें जिससे खाना खराब नहीं हो। एयर टाइट कंटेनर में रखने का फायदा क्या होगा, कि ऑक्सीजन कम होगी वहां पर, जितनी कम ऑक्सीजन होगी ऑक्सीडेशन कम होगा, है ना। और लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन होगी वन एयर टाइट कंटेनर में, है ना। तो एक तो तरीका ये है। रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन गैस, क्या करें कि अब वन कंटेनर में या पैकेट में रखें और एयर को नाइट्रोजन गैस से रिप्लेस कर दें। यानी कि जहां पर एयर है वहां वहां पर नाइट्रोजन गैस भर दें, जितनी खाली जगह है ना, एयर की जगह पे नाइट्रोजन गैस कर दें तो वहां पे खाना खराब नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरा तरीका हो गया। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जो चिप्स के पैकेट आते हैं, जो आजकल मार्केट में काफी सारे पैकेट आते हैं ना, उनमें काफी होता कुछ, अगर लेते हैं हम पैकेट तो चिप्स वगैरह काफी थोड़ी क्वांटिटी में निकलते हैं और पूरे में हवा भरी रहती है ना। देखा होगा आप सबने। तो उसमें होता क्या है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। एयर को रिप्लेस करके नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो चिप्स वगैरह काफी दिनों तक खराब भी नहीं होते हैं। इस वजह से नहीं खराब होते हैं, ठीक है। अगर उनको खोले में रख दोगे ना तो वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, रेफ्रिजरेशन, ठंडा कर दो, ठीक है। अब ठंडा रेफ्रिजरेशन में अगर, यानी कि खाने को हम ठंडी जगह पे रख देंगे तो अभी ऑक्सीडेशन यानी कि रेंसिडिटी नहीं होगी, है ना, रेंसिडिटी। और ऑक्सीडेशन तो आप लोग जानते हो, ऑक्सीडेशन के लिए थोड़ी सी हीट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ठंडा करने पर खाना हमारा खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो अब है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर किया जाता है उसके टेम्परेचर के बेसिस के हिसाब से। तो इसमें दो तरीके, कुल मिला के ये दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कर लेते हैं पहली रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन पहले भी कर चुके हो और हीट निकलती है, ठीक है, पहले कर चुके हो तो ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद है सेकंड रिएक्शन, इसको कहते हैं बर्निंग ऑफ
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में जो हम जो है चैप्टर 4 में करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो CH4 ये मैथेन होती है, ये गैस है, मैथेन गैस है ये, ठीक है। और इसकी जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसको बैलेंस और हीट निकलेगी। किसी भी गैस को जलाओगे, आप LPG यूज करते हो, वो भी नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक है, LPG जो घरों में यूज होती है। तो तो किसी भी चीज को जलाओगे तो हीट तो निकलेगी, गैसेस को जलाओगे हीट तो निकलेगी, ठीक है, तो हीट निकल रही है। तो इन सभी रिएक्शन में हीट निकलेगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसको बैलेंस और कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है, CH4 है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। सही से लिख देता हूँ मैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टू का इंटू कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 है, तो यहाँ पर 2 का इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, रेस्पिरेशन is also an exothermic reaction। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन। अब ज्यादा डिटेल में मत पूछना, यहाँ पर डिटेल में हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, चैप्टर 6 में, ठीक है। तो वहां पर रेस्पिरेशन की रिएक्शन हम डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, बस यहाँ पर एक नजर डाल लो क्या होती क्या है। तो वैसे ये C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है, AQ फॉर्म में है ये। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, ठीक है। और इसमें एनर्जी निकलती है, जो हमको एनर्जी मिलती है ना, ये हमारे शरीर के अंदर होती है एक रिएक्शन, ठीक है, शरीर के अंदर होती है। जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये सेल 9th क्लास में चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है ना, सेल्स होते हैं, पूरा शरीर हमारा सेल से मिलकर बना होता है। तो सेल्स में जो है ग्लूकोज भी जाता है ब्लड के जरिए और ऑक्सीजन भी पहुंचती है, तो हर सेल में ये रिएक्शन होती है, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाती है ब्लड के जरिए, लंग्स से, लंग्स के जरिए बाहर निकल जाती है। तो ये रेस्पिरेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये लिखें, जिसमें हीट निकल रही वो रिएक्शन आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये सेकंड है, जो टेम्परेचर के हिसाब से, वैसे टेम्परेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया है तो दो तरीके की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, टू ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं सबसे। और इसका एग्जाम्पल है तो वो है, क्या है, कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन में क्या था, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तीनों में हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ी थी ना रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसका कोई सा भी एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। तो एग्जाम्पल अलग से नहीं दिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, सॉरी डिकम्पोजिशन होगा, मैंने कंपोजिशन लिख दिया, सॉरी डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल, ठीक है, इसके होंगे। अब अब चैप्टर देखो खत्म हो गया, चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया आप लोगों का, और आप लोगों को अब
वेबसाइट पर जाकर आप अपने पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से www.futureclassesn.com। ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर लो और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।